दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 11th एंट्रेंस टेस्ट का पेपर, जिसका मैथ पोर्शन का सॉल्यूशन ये 22 नवंबर 2020 को हुआ है और पेपर कोड 119 और क्वेश्चन पेपर सीरीज़ बी है। तो इस एंट्रेंस पेपर में 100 प्रश्न आते हैं, 30 मैथमेटिक्स के होते हैं। इससे पहले हम 1 से 15 तक का सॉल्यूशन अपने वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं 16 से। मीनार के तल से एक सरल रेखा में ए तथा बी की दूरी पर क्रमशः पी एवं क्यू दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं से मीनार की शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो ये हमारी मीनार है, इसके तल से एक सरल रेखा गई हुई है। इसमें दो बिंदु हैं P और Q। इनकी दूरी यहाँ से P की दूरी है A और यहीं से Q की दूरी है B। मीनार की ऊंचाई निकालना है, इसे हम H मान लेते हैं। ये जो उन्नयन कोण बन रहे हैं P से और Q से, तो ये कोण हमारे, अगर इसको थीटा मान लें तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरक कोण है, यानी कोटि पूरक कोण होंगे। तो हमें H की वैल्यू निकालना है। तो हम इस त्रिभुज में देख लें, ST मान लेते हैं इनको। तो त्रिभुज STP में tan थीटा अगर लेते हैं तो ये बराबर है हमारा लंब बटे आधार, यानी H बटे A। और इसमें ले लें tan थीटा बराबर H अपॉन B, और यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर लेंगे tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ये बराबर है H अपॉन B। इसको उल्टा कर दें तो ये फिर ये tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर B अपॉन H। यहाँ पर वैल्यू लगा दें, tan थीटा की वैल्यू है B अपॉन H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो H स्क्वायर बराबर AB, और H बराबर आ जाएगा √AB। ये हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस में, पहले ही ऑप्शन में है √AB, तो A ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोण की भुजाएं किसी दूसरे कोण की भुजाओं के क्रमशः समांतर हों तो वे कोण होंगे। तो इसमें हम देखते हैं, एक कोण मान लिया ये है, ये कोण थीटा है। अब दूसरा कोण है कोई, तो उसकी भुजाएं इन भुजाओं के समांतर है। मान लिया ये एक भुजा है, इसके समांतर ये भुजा होगी, और ये भुजा है तो इसके समांतर ये भुजा हो सकती है, और इसके समांतर जो है एक ये और ये भी हो सकती है। यानी ये भुजा के समांतर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो फिर ये कोण जो है आपस में कैसे होंगे? ये होगा इसके बराबर होगा, और ये कोण होगा वो इसका समपूरक कोण होगा। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस में, न तो समान न तो समपूरक, ये गलत है। असमान समपूरक, ये गलत है। अगला जो समान परंतु असंपूरक, ये भी गलत है। या तो समान होंगे या संपूरक होंगे, ये जो है वो सही कथन है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कथन है वो गलत है। दूसरे कथन पर विचार करें। दूसरे कथन में दिया है, समचतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति आयत होती है। तो ये हम देखें, इसके मध्य बिंदु हैं ये और ये, इनको मिलाएं तो ये जो आकृति होगी वो एक आयत प्राप्त होगा। ये बात सही है। तो पहला तो गलत था कथन, दूसरा कथन सही है। तीसरे कथन पे चलते हैं। तीसरे कथन में है, समचतुर्भुज के विकर्ण से 4 समरूप त्रिभुजों में बांटते हैं। तो ये हमारा समचतुर्भुज की परिभाषा बता दूं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं, दो भुजाएं आमने सामने की समांतर है। ये समांतर इसके है और ये इसके समांतर है, और इसके साथ साथ
ये चारों भुजाएं ही आपस में बराबर हों तो उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। अब इसके जो विकर्ण है, ये विकर्ण क्या कह रहा है, वो 4 समरूप त्रिभुज बांटते हैं, ये भी सही है। ये त्रिभुज सभी समरूप त्रिभुज होंगे, ये सब 90 डिग्री के होंगे, ये इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ये सब बराबर ही हैं। तो तीसरा जो कथन है वो भी सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन में देखते हैं, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। तो इनमें दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 19वां प्रश्न है, वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी किसी बाह्य बिंदु ई पर मिलती है। यदि ए बी 11, बी 3 सेमी और डी 3.5 सेमी हो तो सी डी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। फिगर दिया गया है। तो ये जो होती हैं, इसमें एक संबंध होता है, ए बी इंटू बी ई बराबर होगा सी डी इंटू डी ई। तो ये है ए बी इंटू बी ई, ये बराबर सी डी इंटू डी ई के बराबर होता है। यहाँ से देखें, ए बी 11 दी गई है, बी ई 3, ये बराबर सी डी हमें निकालना है, और डी ई 3.5 है तो 7/2 इसे लिख सकते हैं। तो सी डी बराबर हो जाएगी 11 33 दूनी 66/7, 7 से डिवाइड कर दें, 7 9 63, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। इस तरीके से ये आ जाएगी सी डी की लंबाई 9.4 समथिंग। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन में दिए गए हैं 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, तो ये 9.5 के ज़्यादा नज़दीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। संलग्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि ए बी सी 45 डिग्री तो ए ओ सी कितना होगा। तो हम देखें, दिया गया है हमारा आकृति है, ये कोण निकालना है, ये 45 दिया है, तो ये हमारा ए सी से ही वृत्तखंड ए सी से परिधि पर 45 बन रहा है, तो फिर इसी के ज़रिए से केंद्र पर बना कोण जो है इससे दोगुना होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में है 90 डिग्री, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। दी हुई आकृति में पी ए क्यू बी और आर सी ए सी पर लंब है। यदि पी ए एक्स आर सी वाई क्यू बी जेड ए बी ए बी सी बी, तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z का मान क्या होगा। तो फिगर देख लेते हैं, फिगर क्या कह रहा है। ये हमारा फिगर है, इसमें सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो ये लंब हैं तीनों, 1 2 तीनों लंब हैं। तो ये जो समय इधर देखें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है पूरा, और एक छोटा इधर से ये पूरा बन रहा है, तो एक छोटा ये बन रहा है, 4 त्रिभुज बन रहा है। इसमें हम और भी त्रिभुज बन रहा है, इसको मतलब नहीं है। तो ये दो, एक त्रिभुज ये पूरा और ये छोटा, ये दोनों समरूप होंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समान होता है। अगर हम x/z लें तो ये बराबर होगा a + b/b। ये हमारा पहला समीकरण ले लें इसको, या x/z इसको लिख सकते हैं a/b + 1। a/b में ले लिया, b/b करेंगे तो 1 हो जाएगा। x/z - 1 = a/b, और x - z/z ये बराबर हो जाएगा a/b के। यहाँ पर ऐसे पहले समीकरण मान लेते हैं। अब ये त्रिभुज पूरा और ये छोटा वाला त्रिभुज ले, तो ये भी समरूप हैं, और इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी समान होगा, यानी बराबर होगा। y/z करें तो ये भी आ जाएगा ab/a। a + b क्यों ले रहे हैं, ये पूरा त्रिभुज ले रहे हैं और ये छोटा त्रिभुज है। इसको भी हम y/z अगर कर लें तो a/a 1 + b/a, 1 को दे ले लें, y/z - 1 = b/a,
और y माइनस जेड अपॉन जेड बराबर बी अपॉन ए। यहाँ पर a अपॉन बी है, यहाँ b अपॉन ए, तो इसको भी हम a अपॉन बी अगर लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं z अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू a अपॉन बी। इसे उल्टा कर दिया है तो a अपॉन बी की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू z अपॉन वाई माइनस जेड। ये आपस में बराबर है, हम कैसे का गुणा कर दें यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x की मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड, जेड से मिल गया माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, इसको इधर 75 कर लिया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स जेड और ये माइनस था प्लस हो गया, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई बराबर 0। इसको डिवाइड कर दें एक्स वाई जेड से तो ये हो जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स वाई जेड। तो वाई जेड से वाई कट गया, 1 अपॉन एक्स बचा, प्लस एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, 1 अपॉन वाई बचा, माइनस एक्स वाई से कट गया, 1 अपॉन जेड इजिकल टू 0। मैं किसे भाग दो तो 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 0। तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड का मान आया है 0। सी ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में एक आकृति दी गई है, ए बी सी डी समांतर है, पी बिंदु है कोई, तो ए बी पी बी पी डी और सी डी पी यानी ये कोण और ये कोण, इनका योग बताना है कितना होगा। तो इनके योग के लिए हम क्या करें कि इसको एक समांतर रेखा पीछे जाने वाली और खींच लें यहाँ पर, तो देखेंगे कि ये जो कोण है वो इसके बराबर है, तो ये कोण और ये कोण दोनों 180 हो गए, और ये कोण है इसके बराबर, तो ये दोनों 180 हो गए, तो ये पूरा और ये तीनों 180 यानी 360 डिग्री के होंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। वक्र 2/x और 1/y ये प्लस में बराबर 7 के बिंदु किस चतुर्थांश में नहीं है, तो इसके बिंदु वो बिंदु होंगे जो एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जो इस समीकरण संतुष्ट कर दे। तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू दोनों ही माइनस में नहीं हो सकती, अगर ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो माइनस में आएगा, और ये बराबर हमारे +7 है, इसलिए एक्स की वैल्यू माइनस नहीं होगी, दोनों एक्स और वाई दोनों माइनस नहीं होंगे, और ये होते हैं हमारे तीसरे चतुर्थांश में। तो इसके जो बिंदु हैं सारे ही, कोई भी बिंदु तीसरे चतुर्थांश में नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा यदि ए की बिंदु दिए बी की बिंदु दिए निर्देशांक ज्ञात कर दिए। तो ये हमारा कोई वर्ग है, वर्ग की परिभाषा होती है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी, अगर ये ए हो ये बी हो ये सी हो ये डी हो, तो ए के बिंदु दिए -2 3 और बी के बिंदु हैं 5 -1, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो आती है वो दी जाती है इन x1 - x2, तो 5 + 2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 -1 - 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 2 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 3 4 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 65। और वर्ग ये ए बी क्या है भुजा है, तो ए स्क्वायर यही हमारा क्या आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, कितना आ गया है 65। तो देखें ऑप्शंस में डी ऑप्शन में 65 दिया है, तो डी ही ऑप्शन हमारा सही है। 25वें सवाल में O00 दिया है, 1001 से निर्मित OPQ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो O जो दिया है तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये अगर हमारा सेंटर यानी ऑरिजिन है, ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है, तो ये O बिंदु है हमारा 0 0 होता है,
तो एक बिंदु यहाँ हो गया। अब 1 0 1 चलेंगे और 0 चलेंगे तो यही बिंदु होगा P पर, और 0 1 ये आ जाएगा हमारा Q बिंदु। तो PQO ये त्रिभुज बनेगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज आ गया, ये समकोण होता है। इस ये दूरी 1 हो गई, ये दूरी 1 हो गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है POQ का क्षेत्रफल, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए 1/2 लंब गुणा आधार, लंब भी एक है आधार भी एक है, तो 1/1 1/2 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर आ गया है। तो 1/2 वर्ग इकाई बी में है, तो बी ही ऑप्शन हमारा सही है। किसी गांव में स्थित पानी के टैंक की माप 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर है। टैंक का पानी 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति 150 लीटर पानी प्रतिदिन प्रयोग करता हो, तो गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो ये हम निकाल लेते हैं पानी का आयतन, यानी टंकी में कितना पानी आता है। तो पानी का आयतन आ जाएगा, ये घनाभ के आकार की होगी, तो 20 गुणा, ये मीटर में है सेमी में बदल दें, 100 का गुणा और कर दें। लंबाई चौड़ाई हो गई 15 गुणा 100 और ऊंचाई 6 मीटर है, तो 6 गुणा 100, तो ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ये हमारा आयतन हो गया। अब एक दिन में आपने पानी पीता है आदमी 150 लीटर, ये जो वो टंकी का आयतन है। तो पानी का आयतन कितना हो गया? 150 लीटर। इसमें 1000 का गुणा कर दें तो ये घन सेमी में आ जाएगा। गांव की जनसंख्या निकालना है हमें। गांव की जनसंख्या ये बराबर हो जाएगी टोटल हमारा पानी टंकी का आयतन, ये टंकी का आयतन है, बट्टे एक दिन में एक आदमी पानी पीता है 150 गुणा 1000, और ये जो पानी ख़त्म हुआ है 3 दिन में ख़त्म हुआ है, तो 3 से और डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 4 0 हट जाएंगे, 1 2 3 4। अब 15 से 15 कट गए, अब 3 दूनी 6 से ये 2 हो गए। अब 20 गुणा 100 गुणा 2, 20 दूनी 40 और 1 2 3, ये आ जाएगा हमारा 40 1 2 3 0, यानी 40,000 व्यक्ति होंगे उस गांव के अंदर, यानी उसकी आबादी 40,000 है। तो देखते हैं इसमें आबादी जो आ रही है 40,000, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर हमारे 0 बच रहे हैं, 1 2 3 3 0 बच रहे हैं और 2 दूनी 4, तो ये हमारे 4000 होगी। अब इसकी आबादी जो आएगी वो 4000 आएगी, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ए ऑप्शन सही होगा, डी नहीं होगा। 50 संख्याओं में प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया जाए तो नया माध्य जाता है -3.5 प्राप्त होता है। संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स माइनस जो घटाई जा रही है हर उससे पद से हर संख्या से 53 घटाया जा रहा है, तो ये टोटल संख्याओं का योग हो जाएगा 53n बराबर मिल रहा है हमारा -3.5 n, जहाँ हमारी n जो है वो 50 है। तो सिग्मा x आ जाएगा -3.5 गुणा 50, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 53 गुणा 50। 0 से दशमलव हट गया, 5 25 के 5 5 दिया 15 और 2 17, 175 माइनस के प्लस 0 आ गया, 5 दिया 15 5 25 और 1 26। तो इसमें से हम घटा देंगे, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ 5 4 में से 7 गए, 14 में से 7 गए 7 बचे, ये रह गए 5 5 में से गया 4 बचे और ये 2 है। तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स। अब हमें एक्स बार यानी माध्य निकालना है, संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो एक्स बराबर आ जाएगा सिग्मा x/n, तो 2475/50
5 से डिवाइड कर दें, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 निम 45 और दशमलव में लग जाएगा, 55 25, ये आ जाएगा। 0 हटाएंगे तो दशमलव लगेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 49.5। इसमें देखें 49.5 बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही है। एक कलश में 25 गेंद है, जिन पर 1 से लेकर 25 तक की अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हैं। इस कलश में 2 गेंदें एक के बाद दूसरी निकाली जाती है, यानी एक निकाल के दोबारा उसमें डाल के तब दूसरी निकाली जाती है। तो दोनों गेंदों पर विषम संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 25 गेंदें हैं, तो टोटल जो आउटकम है 25 है, और हमारे 25 गेंदों पर 25 नंबर हैं। विषम संख्याएं कितनी होंगी? 13 होंगी। तो एक गेंद निकालने की प्रायिकता होगी 13/25 और दूसरी गेंद निकालने की प्रायिकता होगी 13/25, क्योंकि गेंदें हमारी 25 ही रही, क्योंकि एक निकालने के बाद फिर उसमें डालने के बाद फिर दूसरी निकाली है। अब टोटल दोनों गेंदों के क्या लिखा है? दोनों गेंदों पर विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी इनकी गुणा के बराबर आएगी। तो 13 कम 13 169, 25 25 625। तो ये आ गई हमारी प्रायिकता। तो देखें ऑप्शन में 625, 169/625, ये है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। माना x1 x2 xn का माध्य x बार है, y1 y2 yn का माध्य y बार है। यदि x1 x2 और y1 y2 इन सब का माध्य z बार हो तो z बार का मान क्या होगा? तो हम निकालते हैं x बार बराबर कितना आ जाएगा? x बार है सिग्मा x बराबर आ गया हमारा x बार इंटू n, और सिग्मा y आ गया हमारा y बार इंटू n, क्योंकि पूर्णांक संख्या n है। अब z बराबर आ जाएगा x बार इंटू n प्लस y बार इंटू n अपॉन n प्लस n, यानी n पद इसके होंगे n पद इसके होंगे, तो n प्लस n आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन ले लें तो x बार प्लस y बार अपॉन 2n, n से n कट गया, तो ये z बार आ जाएगा x बार प्लस y बार अपॉन 2। तो यही हमारा आंसर है। तो देखें बी ऑप्शन में ही दिया है x बार y बार अपॉन 2, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्न सारणी में x और y का मान ज्ञात कीजिए। माध्यक 32 है, ये सारणी दी गई है, इसमें x और y का मान हमें निकालना है, और माध्यक दिया गया 32 और योग 100। तो हम इसको इस तरीके से सारणी हम बना लेंगे। तो क्या करते हैं, ये हमारे अंक दिए 0 10 10 20, ये हमारे आंकड़े हैं, इसे हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, और ये हमारी बारंबारता है, छात्रों की संख्या। इसे हम संचयी बारंबारता के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये हमारी 10 है, तो यहाँ 10 ही रहेगी। अब हम अगली बारंबारता को जोड़ के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x, इसमें 25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस x, और इसमें 30 जोड़ दें तो ये जाएगा 65 प्लस x। यहाँ y और जोड़ देंगे 65 प्लस x प्लस y, और 10 ये जोड़ दी तो ये हो गए 75 प्लस x प्लस y, और इन सब का टोटल हमारा कितना है? 100। यहाँ से अगर देखें तो ये जो है हमारा 75 प्लस x प्लस y, ये हमारे 100 के बराबर होगा, और x प्लस y बराबर आ जाएगा 100 माइनस 75, तो x प्लस y ये आ गया हमारा 25। ये पहला समीकरण बन जाएगा। अब हम माध्यक का सूत्र लगा लें। आंकड़े अगर हमारे वर्गीकृत हैं तब माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पर हम समझ लें L1 क्या है। जो माध्यक हमारा संचयी बारंबारता के अंदर आ रहा है, वर्गीकृत आंकड़े हैं, उसकी जो और n हमारी न्यूनतम सीमा L1 कहलाती है, योग है वो, और CF है जो बारंबारता माध्यक
की बारंबारता है उससे ठीक पहले की संचय बारंबारता। और h जो है इन वर्ग जो आंकड़े हैं हमारे 30 से 40 इनका डिफरेंस है, यानी निम्नतम सीमा उच्चतम सीमा की जो डिफरेंस वो है। और f हमारी जो संचयी बारंबारता अंदर माध्यक आ रहा है उसकी जो बारंबारता है वो हमारी f होगी। तो इस हिसाब से हम अगर यहाँ लिखें तो 32 हमारा माध्यक दिया है और 32 हमारा 30 और 40 के अंतर्गत आएगा, तो ये निम्नतम सीमा L1 और ये हो जाएगी L2, ये हमारी f हो जाएगी। और f से ठीक पहले की संचय बारंबारता CF हो जाएगी और ये 100 है वो n हो जाएगी। और माध्यक हमारा 32 दिया है, इसमें हम वैल्यू लगा लें तो हमें जो निकालना है वो x की वैल्यू xy की वैल्यू निकालना है। तो माध्यक हो गया हमारा 32, L1 निम्नतम सीमा जो हमारी बारंबारता है उसकी वो L1 हो गई 30, n/2 n 100 है तो 100/2, CF है वो है बारंबारता के ठीक पहले की संचय बारंबारता CF 35 + x, तो ये हो जाएगा 35 माइनस पहले लगा हुआ है तो -x हो जाएगा अपॉन f कितनी है 30, तो ये हो जाएगी 30। और h है वो है निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के बीच का अंतर, ये हो जाएगा 10। तो इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 30 प्लस यहाँ से 50 माइनस 35 माइनस x/3, ये हो जाएगा 32। 30 को इधर लाके घटा दें तो ये हो जाएगा 2, इसमें से 15 में से 35 घटेगा 15 माइनस x/3, 3 को फिर इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो 6 बराबर 15 माइनस x इधर ले लें, x बराबर आ जाएगा 15 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 9, x की वैल्यू 9 आ गई है। और x प्लस वाई बराबर 25 है, तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी x और y का योग 25 है तो x 9 आ गया तो y 16 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 16। देखें इसमें ऑप्शंस में, ऑप्शन ए में ही दिया गया है x 9 y 16, तो ए ऑप्शन हमारा सही है।